उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि इस बार कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और असामाजिक किस्म के लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा की यह खास प्लानिंग है कि कांवड़ियों पर कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो कांवड़ियों को, और जो भी असामाजिक या गलत प्रगति के लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो आम नागरिक है उनको भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। गाजियाबाद का मुख्य कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है मेरठ तिराहे पर, और यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर कोई भी गलत किस्म का के जो लोग हैं वह सावधान हो जाए, वो ये ना सोचे कि पुलिस उनको देख नहीं रही। पुलिस की तीसरी आंख उनको देख रही है। इसमें जैसे ही कोई वारदात या कोई अप्रिय घटना होती है तो यहाँ बैठे पुलिस के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वह अपने संबंधित अधिकारियों को यहाँ फ़ोन करेंगे, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचेगी और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि गाजियाबाद पुलिस का यही सपना है कि सरकार के मंशा के अनुसार यहाँ पे हम कार्य करें। पुलिस भी उसी विभाग में हिसाब से लगी हुई है। पुलिस के जो सिपाही है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, एसीपी है, डीसीपी है, उनका एक ही लक्ष्य है कि कांवड़ियों की सेवा भाव भी करनी है और हमें ड्यूटी भी करनी है। हरिद्वार से लेकर जो कांवड़ी आ रहे हैं उनको उनके स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना है। रास्ते में उनके संग कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपने तस्वीरों में भी देखा कि जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है दुधेश्वरनाथ मंदिर, जहाँ पे बताया जाता है कि रावण के पिता ने भी यहाँ पर पूजा की थी और रावण का 10वां शीश भी यहीं चढ़ाया गया था। और यहाँ पर हर वर्ष लगभग 10 से 12 लाख कांवड़िए जो कांवड़ लेके आते हैं वह अपने भोलेनाथ के चरणों में जल चढ़ाते हैं और अपने मनोकामनाएं मांगते हैं। ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो भी दुधेश्वर मंदिर पे जल चढ़ाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको बताते चले कि मंदिर पर जो चारों गेट है उसके वह भी यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है, और मंदिर के हर भक्तजन या कोई जो दूसरे किस्म के लोग हैं उन पर भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस के जो जवान हैं वह शिफ्टों में यहाँ पे ड्यूटी लगाई जा रही है, और पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा जी का साफ तौर पे कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, और जो कांवड़िए हैं उनको सही सलामत सुरक्षा देना हमारा पहला कर्तव्य है। और उनकी सेवा में हमारे पुलिस के जवान सिविल वर्दी में भी लगे हुए हैं, और महिलाओं की ड्यूटी भी हर वर्ष की भांति लगाई गई है। लेकिन इस बार जो पिछले साल की भांति उससे भी ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर, जहाँ मुख्य कंट्रोल रूम बनाया है। यहाँ पे जो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो अभी नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन जी आए हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। उनका भी यह कहना है कि किसी भी कांवड़ियों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। हमारे 25 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, और हमारी जो एम्बुलेंस है वो भी लगाई गई है, और प्राइवेट डॉक्टरों को भी निर्देश दिया है कि कांवड़ियों का फ्री में इलाज किया जाए। उसको लेकर हमारे संग यहाँ कुछ डॉक्टर टीम बैठी है मेरठ तिराहे पर, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज स्वास्थ्य विभाग से हूँ, और मेरी ड्यूटी यहाँ 2 से 8 लगाई गई है। हम पूरे 24 घंटे का कवरेज देते हैं। हमारी टीम में एक फार्मासिस्ट है, एक डॉक्टर है और 2 सपोर्टिंग स्टाफ है। सारी तरह की हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। बुखार से लेके पेट दर्द, उल्टी और पैरों में छाले जो कांवड़ियों को पड़ जाते हैं उसकी दवा भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने यहाँ कांवड़िए ऐसे आए जिनकी आपने सेवा की? अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी फ्लो शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी 2-2, 3-3 रेगुलर आ रहे हैं। अलर्ट मोड पे हो पूरी तरह से? हाँ, पूरी अलर्ट मोड पे है। हमारी टीम पूरी चुस्त है। एम्बुलेंस के साथ एम्बुलेंस भी हमारी खड़ी होती है। तो अगर कोई उद्देश्य है कांवड़ियों की सेवा करना, उनको स्वास्थ्य देना, तो दवाइयाँ यहाँ पे हर चीज़ की दवा मौजूद है। पैरासीटामोल। तो सुना आपने किस तरह यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है पूरे अलर्ट मोड पे है। इनका कहना है कि हमारी ड्यूटी शिफ्टिंग में चलती है, लेकिन हम सुबह से ही बैठे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि कांवड़िए जो आएंगे उनका इलाज करना, उनकी सेवा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य बनता है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे दवाइयाँ रखी है, पट्टी रखी हुई है, और यहाँ पर उल्टी दस्त की दवाई है। कोई भी अगर कांवड़ियों परेशानी होती है तो यह जो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश है कि फ्री में कांवड़ियों इलाज करना है और उनको स्वस्थ देना है, उसी को लेकर गाजियाबाद पुलिस टीम अपने कर्तव्य को निभा रही है।
इस वक्त खड़े हम गाजियाबाद के मेन रोड पर, यहाँ पर शिव भक्त है जो देखिए किस तरह भोलेनाथ को अपने कंधे पे बिठाकर और जल लेके आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जी राहुल डागर। कहाँ से पे रहते हो? मैं सेक्टर टाउन फरीदाबाद। कहाँ से भर के ला रहे हो गंगा जल? गंगा जल हरिद्वार से। क्या मनोकामना है आपकी? मनोकामना कुछ नहीं है जी, बस अपना परिवार सुखी रहे और ये धरती माता अपना जो भी गांव बस्ती है वो ठीक है। आपको कोई दिक्कत परेशानी? ना कोई परेशानी नहीं। रास्ते में कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था जी। एक बार उत्तराखंड वाली पुलिस और जो उत्तराखंड के वो लोग हैं वो सेवा ना कर रहे, पर फिर भी यूपी की जो पुलिस भी और आदमी भी और सेवादार भी बहुत ही अच्छे स्वागत पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हो भैया कावड़ लेकर? हरिद्वार से। हरिद्वार से। कोई दिक्कत परेशानी रास्ते में? कोई दिक्कत नहीं। तो किस तरह देखा आपने, जो हरिद्वार से गंगा जल भर कर लेके कांवड़िया आ रहे हैं वह कह रहे कि रास्ते में हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई, और जो उत्तराखंड सरकार में थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे एंट्री करी, सेवा भाव, पुलिस प्रशासन की भी इन्होंने जम के तारीफ करी कि पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में लगी हुई है। योगी की पुलिस कांवड़ियों को हर सुरक्षा दे रही है, हर उनके लिए इंतजाम कर रही है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन गुरमीत के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB गाजियाबाद। आज जो है बिहार के गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज की एक पीजी की छात्रा जो है डॉक्टर वंदना कुमारी अपने ही पीजी हॉस्टल के रूम में कमरे में पंखे से झूल गई। दरअसल आज सुबह उनका मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी था और जब सुबह वो ड्यूटी पे नहीं पहुंची तो अन्य डॉक्टर और स्टाफ उनके रूम में गई तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, और उसके बाद काफ़ी डॉक्टरों ने उन्हें नॉक किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुली। उसके बाद इसकी सूचना जो है यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और प्रिंसिपल जो है अर्जुन चौधरी को खबर किया गया। तो डॉक्टर अर्जुन चौधरी अभिलम्ब वहाँ पे पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा गया और तो देखा गया कि डॉक्टर वंदना कुमारी जो है अपने ही रूम के पंखे से दुपट्टे से झूल रही हैं। दरअसल इसके बाद जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अर्जुन चौधरी ने तुरंत मगध मेडिकल कॉलेज थाना को खबर किया और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची और उसके बाद शव को उतारा गया और उसके तुरंत बाद ही उसका पंचनामा करने के बाद तुरंत उसे उसी कॉलेज में शव को पोस्टमार्टम के लिए दरअसल भेज दिया गया। मैं बता दूं कि जो डॉक्टर वंदना कुमारी हैं यहीं से MBBS की थी, उसके बाद वो गायनो से PG कर रही थी। आज उनका मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी भी था और बेसिकली ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली थी और काफ़ी संपन्न परिवार से थी। वहीं इस संबंध में जब हम वहाँ के एक डॉक्टर से बात करना चाहे तो उन्होंने ऑफ द कैमरा बात करने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी डॉक्टर जो है किसी अन्य कारण से कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है। दरअसल ये जो वर्क प्रेशर के कारण ही डॉक्टर ज़्यादा सुसाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए राजस्थान के SMS जयपुर कॉलेज में भी काफ़ी डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं और उसके पीछे बस एक ही कारण है, वर्क प्रेशर। दरअसल डॉक्टर जो है जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा था उस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना डॉक्टरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। दरअसल दिन भर में अगर एक डॉक्टर को 8 घंटे में 40 पेशेंट देखने हैं तो 140 पेशेंट देखना होता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दबाव होता है और डॉक्टर भी काफ़ी परेशान होता है। और यही कारण है कि जो डॉक्टर है, ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं सुसाइड कर रहे हैं। और ये इसी कड़ी से जोड़कर हम वंदना कुमारी को भी देखते हैं। डॉक्टर वंदना कुमारी भी वर्क प्रेशर में होंगी और यही कारण है कि उन्हें अपने ही कमरे में सुसाइड कर लिया। गायनी डिपार्टमेंट के लड़की थी वंदना करके, वो हैंगिंग करके सुसाइड कर ली। किस ईयर में थी? वो PG स्टूडेंट। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई पुलिस टीम आई हुई है, सब जांच पड़ताल चल रहा है। सर कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? वो तो अभी हमको नहीं पता, वो लोग अपना देख रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, मिलेगा तो उनके सहेलियों, उनके साथियों से कोई बातचीत में आपको कुछ जानकारी मिली हो? मैं हमको कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। उनके सहेली लोग हैं वहाँ पर, उनसे जाके आप बात कर लीजिए, विशेष कुछ जो पूछना हो पूछ सकते। नहीं, आप लोगों ने छानबीन थोड़ी बहुत की होगी तो ना हम लोग छानबीन नहीं करते, हम लोग घुसे भी नहीं है। अच्छा, हम लोग को मना कर दिया कि अंदर नहीं जाइए। जी जी। बिहार से ANB के लिए मैं सुरेश निखर। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में आज कांग्रेस के नेताओं ने सिया राम तुम आओ, खोले मोहब्बत की दुकान, इसके नारे लगाए और
पोस्टर लगाए जिस पे लिखा था कि मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत की दुकान बंद करो। ठीक इसके विपरीत आपको बताते चले कि कल गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्व से कहो हम हिंदू है इसके पोस्टर लगाए थे। आज कांग्रेस पार्टी ने इसके विपरीत आओ मिलकर खोले मोहब्बत की दुकान के पोस्टर लगाए हैं। यह पोस्टर का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक आदेश पारित किया था कि हर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर जाति और नाम लिखेगा, लेकिन कोर्ट के आदेश आने के बाद उनके आदेश को निरस्त कर दिया। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज यहाँ पर दुकानदारों के दुकान के बाहर पोस्टर लगाए और आओ मिलकर खोले मोहब्बत की दुकान। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है डोली शर्मा, उनका कहना है कि भाजपा सरकार धर्म में लोगों को बांट रही है और आपस में लड़ाई झगड़ा नफरत पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलती है और प्रेम भाव से रहती है, जातिवाद की लड़ाई नहीं करती, ना ही आपस में हिंदुओं को और मुसलमान को आपस में लड़ाकर इनकी वोट लेती है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा ये देश सबका है, इस देश में सभी लोग एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे। अब देखना यह होगा कि जो ये पोस्टर का सिलसिला है यहीं थमता है या आगे बढ़ता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी यहाँ दुकानों के बाहर मोहब्बत की दुकान के पोस्टर लगाकर एक संदेश दिया है और डॉली शर्मा कहना है कि हमने आज पोस्टर लगाया है दुकानों के बाहर, इससे एक संदेश दिया कि हम एक देश के नागरिक हैं, एक देश में मिलजुल कर रहते हैं। हम कई वर्षों से यहाँ कांवड़ियों के लिए कैंप लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कभी भी हमने जातिवाद और धर्म के नाम पर यहाँ कैंप नहीं लगाया। पहली बार हमने सुना कि कोई पार्टी यह बोल रही है कि दुकानदार अपने दुकान के बाहर अपने नाम और नेम प्लेट लगाएगा। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करती। अब देखना यह होगा कि मोहब्बत की दुकान खुलती है या फिर गर्व से कहो हम हिंदू है, ये चलता है। क्योंकि गाजियाबाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद विधायक की सीट खाली हुई है, विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति कर रही है और लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी कर रही है। देखिए, ये मोहब्बत की दुकान जो हम खोल रहे हैं और जगह जगह ये पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं, इसका एक संदेश है कि हमारा देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते आए हैं। हमने ईद की सेवई भी खाई है और दिवाली की मिठाई भी खिलाई है। तो इस तरीके के जब हम देखते हैं कि सरकारों के निर्देश आते हैं कि दुकानों के ऊपर नाम लिखा जाए कि ये सलीम की दुकान है, ये सुनील की दुकान है, मुझे लगता है हमारे देश में इसकी ज़रूरत नहीं है। कांवड़ आज पहली बार नहीं लोग लेकर आ रहे हैं, सालों सालों से कई सौ सालों से कांवड़ियाँ लेकर आते हैं और ख़ुद हम लोग 37 साल से शिविर लगाते हैं। हमने कहीं ये भेदभाव आज तक नहीं देखे। लेकिन जब ये एक भेदभाव की बातें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पोस्टर लगाने लगे हैं, तो हम भी एक ये संदेश देना चाहते हैं जो हमारे नेता राहुल गांधी का संदेश है, मोहब्बत, प्यार, सद्भाव, एकता, अखंडता, उसी को लेकर हम ये मोहब्बत की दुकान यहाँ पर जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि आप कुछ भी कर लें, आप हमें बांट नहीं सकते, आप नफरत नहीं फैला सकते, आप लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। सब लोग एक हैं और बड़े प्यार से मोहब्बत से एक साथ रहना चाहते हैं और एक साथ कोई भी, क्योंकि कांवड़ियों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जहाँ से मन करेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। तो हम इसीलिए ये पोस्टर लगा रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं जो हमारे नेता ने दिया कि हम सब एक हैं, एक साथ हैं और मोहब्बत से रहना चाहते हैं और ये मोहब्बत की दुकान है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन गुरमीत के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज़ गाजियाबाद।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। भदोही पहुंचे परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह दयालु ने पार्टी कार्यालय पहुंच करके यहां पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने बजट पर चर्चा की और बजट की चर्चा के साथ साथ भदोही के जो परिवहन को लेकर के मुद्दे थे कि यहाँ 2 बस स्टेशन बने हैं, दोनों बस स्टेशन बेकार हैं, यहाँ पर बसों की सुविधा नहीं है, जिसको लेकर के यहाँ जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि समस्या का हल 1 सप्ताह में हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने परिवहन विभाग की एक बड़ी पोल खोली, जो कि रास्ते में यानी इलाहाबाद से भदोही आते समय रास्ते में उन्होंने एक बस का भी जांच पड़ताल किया। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ जांच पड़ताल के दौरान ओवरलोड बसें चल रही थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि परिवहन विभाग बिल्कुल शून्य होकर के बैठा है और परिवहन विभाग की जो मिली भगत है वह भी खुल करके सामने आई। यदि परिवहन विभाग के लोग सक्रिय होते तो जाहिर सी बात है कि ओवरलोड बसें नहीं चलती। हालांकि बस में घुस करके भी इन्होंने देखा तो बस ओवरलोड थी और बस में बिल्कुल जो लोग बैठे हुए थे और जो इनकी सीट थी उससे अधिक लोग थे, अधिक सामान लोड था, बस तिरछी होकर के चल रही थी, जिसको लेकर के उन्होंने तत्काल बस को सीज कराया और लोगों को सरकारी बसों से रवाना कराया। वहीं बात की जाए जब भदोही के विकास की बात होती है तो भदोही के विकास पर जब उनसे बात की गई तो पेपर लीक के मामले पर कुछ भी नहीं बोले और उन्होंने कहा कि जो सरकार है यह सरकार योगी मोदी की है और इस सरकार में कानून से बढ़कर के कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। उन्होंने इस बात को बड़े गंभीरता से लेते हुए कहा कि भदोही का जो मुद्दा है यह काफी समय से चल रहा है, अब इसका हल करने का समय आ गया है। भदोही से ANB न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद की पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध डीजल कटिंग का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि औरौरा थाना क्षेत्र के 12D टाटा मोटर्स के पास मेन हाईवे पर तेल कटिंग का खेल कई दिनों से चला था। मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम, सर्विलांस की टीम और औरौरा टीम के अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध डीजल कटिंग का भंडाफोड़ किया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिनंदन जी द्वारा खुलासा करते हुए यह बताया गया कि 900 लीटर डीजल के अलावा एक टैंकर के साथ एक ट्रैक्टर भी बरामद किए गए। साथ ही जो भी डीजल कटिंग में उपकरण थे वो भी बरामद किए गए। साथ ही 3 लोग गिरफ्तार किए गए। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है जो मेन अभियुक्त डीजल कटिंग में शामिल है और साथ ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति भी कुर्क की जाएगी जो भी डीजल कटिंग में शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि मिर्जापुर जनपद के औरौरा थाना क्षेत्र में तेल का कटिंग का खेल कई दिनों से चल रहा था, पुलिस को भनक भी नहीं लगी। हालांकि देर से ही जागी औरौरा पुलिस जागी, आरोपी गिरफ्त में आए। तेल कटिंग का भंडाफोड़ एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा हुआ है जो कि तेल की चोरी करता था। बड़े टैंकर्स होते हैं, वहां से वो तेलों को चुराते हैं। उसका एक फिक्स पॉइंट होता है जहां पर ये कटिंग होती है। उसके बाद उसको ड्रमों में भर कर अन्यत्र जो लोगों को बेचा जाता है और इसमें एक बड़े ही संगठित रूप से गिरोह काम कर रहा था और इसका जो मुख्य सरगना है वो व्यक्ति वसीम नाम का व्यक्ति है जो थाना औरौरा क्षेत्र का रहने वाला है।
और इसमें जो टैंकर के मालिक हैं, जो जहाँ कटिंग होती है और इसके आगे जहाँ उसको बेचा जाता है, इन सभी लोगों की इसमें मिली भगत रहती है। तो कल रात इसमें छापेमारी की गई जनपद की एसओजी टीम द्वारा और थाना अरोड़ा पुलिस द्वारा। तो इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे लगभग 900 लीटर के आसपास का तेल जिसको चोरी किया गया था और ड्रमों में भरा गया था वो बरामद हुआ है। कई ड्रम खाली जिनमें कटिंग होनी थी और भरा जाना था वो बरामद हुआ है। इसके अलावा एक कार बरामद हुई है वहाँ मौके से, एक ट्रक बरामद हुई है। इसके अलावा कई सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है, पाइप है, टूल बॉक्स है, वो सब बरामद इनके पास से किए गए हैं। और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जो अन्य व्यक्ति है और जिसका मुख्य सरगना है उसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। और इसमें उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं अभी से ही हम लोग उसमें चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से ये काम किया जा रहा है। इसीलिए इस गैंग के खिलाफ हम लोगों ने 111 BNS की धारा भी लगाई है, क्योंकि एक संगठित गिरोह के रूप में अवैध काम कर रहे थे। और आगे भी इस चीज़ को परसू करके इसकी पूरी जो लिंक है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उसको डेवलप करके हम लोग उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और इनकी संपत्तियों को कुक करेंगे। टैंकर्स कहाँ से आते थे और ये जो तेल निकालते थे इसकी सप्लाई कहाँ होती थी? ये टैंकर अलग अलग जगहों से आते थे। अभी जो हम लोगों ने पकड़ा है वो मुगलसराय अलीनगर की तरफ से टैंकर आ रहा था और उसके बाद ये आगे दूसरे लोगों को बेचते हैं, जो कि फुटकर के तरीके से तेलों को छोटे छोटे लोगों को बेचते हैं। तो ये पूरी चेन बनी हुई है। आगे जो है रिटेल तरीके से उसको सप्लाई किया जाता है, उसको बेचा जाता है और इतने स्मूथ ढंग से चल रहा था। इसकी विगत कुछ दिनों में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि ऐसा कोई गैंग काम कर रहा है, जिसको हम लोगों ने संगठित रूप से वहाँ पर छापेमारी की और ये सफलता प्राप्त की। मिर्जापुर से NB न्यूज रिपोर्टर राम कुमार सिंह। हल्द्वानी के डमरनुगा के मालिकाना हक का जो मुद्दा है वो जहां लंबे समय से राजनीतिक बन के रह गया था, वहीं इस मुद्दे में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है। वजह इसमें साफ है क्योंकि ये मामला जो अब हाईकोर्ट की निगरानी में है, तो वहीं इस मामले को लेकर के कालूंगी विधायक बंशीधर भगत दीपक रावत जो कुमाऊं के कमिश्नर है उनके पास जाते हैं और मालिकाना हक को लेकर के यहाँ पर एक बैठक की जाती है, जिसमें दीपक रावत की तरफ से इस पूरे मामले में बंशीधर भगत से पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाते हैं और इस मामले को लेकर के जल्दी कोई कार्रवाई करने की बात कहते हैं। लेकिन उसके बाद से ये मामला पूरा तूल पकड़ते जा रहा है। वजह इसमें यही है कि यहाँ पर जो लंबे समय से मालिकाना हक को लेकर के डमरनुगा के क्षेत्र के लोग लंबे समय से लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, उस मामले में अब जो श्रेय है वो बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत लेना चाहते हैं। इसका आरोप सीधे सीधे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया ने उनके ऊपर लगाया है। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्य पत्रकारों के बीच में रखे और साफ तौर से उनका कहना था ये मामले बंशीधर भगत की तरफ से जो लगातार श्रेय लेने की होड़ है, ये पूरा मामला कांग्रेस की तरफ से वहाँ की क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए लिया जा रहा था मालिकाना हक को लेकर के। और इसी के तहत उत्तराखंड बनने के बाद से यहाँ पर जो वन भूमि थी डमरनुगा क्षेत्र की, उसको वहाँ के जो लोग रह रहे थे लंबे समय से, उसमें ट्रांसफर करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। और पूरे मामले में 2016 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस दौरान इस मामले में मालिकाना हक दिलाने को लेकर के एक जियो भी पास किया गया। और जब बीजेपी सरकार इस प्रदेश में सत्ता में काबिज हुई, तो बीजेपी ने वो जियो को समाप्त करने की कार्रवाई करते हुए यहाँ के लोगों को फिर मालिकाना हक से वंचित कर दिया गया। यह आरोप यहाँ पर दीपक बलोटिया ने लगाया है। और उसके बाद से जब ये मामला हाईकोर्ट गया, तो हाईकोर्ट में जब तमाम तारीखों में ये मामले की सुनवाई होती रही और अब 3 अगस्त को इस मामले में, जहाँ तक दीपक बलोटिया का कहना है कि इस मामले में अब यहाँ पर जो कोर्ट है फैसला सुना सकता है जो डमरनुगा के लोगों के हक में हो सकता है, तो उसका अब श्रेय यहाँ के जो बीजेपी के विधायक है वो लेना चाहते हैं। वजह इसमें साफ है क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के तहत इस बार भी पूरा प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं बीजेपी चला रही है और जो कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की गई थी वो कोशिशें अपनी बता करके जनता में कहीं ना कहीं अपना श्रेय लेना चाहते हैं। इसी के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है, जबकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जिसको लेकर के प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के दीपक बलोटिया पूरी तरीके से मुखर हो चुके हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि बंशीधर भगत वहां की जनता को बरगला रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निकाय चुनाव क्योंकि आने जा रहे हैं, तो वहां की जनता बीजेपी को हरा करके इस सब का जवाब देगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो मालिकाना हक को लेकर के जो लड़ाई कांग्रेस लड़ाई थी, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने विराम लगाया है और वहाँ के लोगों को मालिकाना हक से लगातार वंचित रखा है, और जिसका आरोप कहीं ना कहीं लगातार दीपक बलोटिया लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर पूरी कॉन्फ्रेंस की गई थी।
ये भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमुआ जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहाँ सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहाँ के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि दमुआ में 100% आबादी है और यहाँ सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मामला विचाराधीन उच्च न्यायालय में है और नगर निगम को 2 हफ्ते का टाइम दिया, जिसकी मियाद 30 जुलाई को पूरी हो रही है, यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों। और बार बार ये समय बढ़ाते जाते हैं क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है, लोगों को अधिकार, उनके हक मिल सके। अगली तारीख 3 सितंबर 2024 है। मुझे उम्मीद है कि काउंटर आने के बाद हम जब रिजॉइंडर देंगे तो निश्चित तौर पे जवाहर ज्योति और दमुआ के लोगों को मालिकाना हक जरूर मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर पे से राजनीति की जा रही है, या तो उनको पता नहीं है कि मामला अंतिम पड़ाव में उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, जिसकी लड़ाई हमने लड़ी। हमने रिट पिटीशन, आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन वहाँ करी थी, जिसका नंबर 118 सन 2021। सिर्फ डिले सरकार की तरफ से, और जो नगर निगम जो जवाब नहीं दे रहे हैं, जो उसका काउंटर नहीं दे रहे हैं, यदि काउंटर दें तो ये तुरंत आगे एक कार्रवाई, एक कदम आगे बढ़े और लोगों को अधिकार मिल सके। तो ये सिर्फ गुमराह करने का है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव सामने है। लोगों को ये लगेगा कि ये लोग हमारे लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमेशा से भाजपा सरकार का एक एजेंडा रहता है। आप सरकार के एक विधायक हो, जो सरकार आपकी सरकार है, आप उसमें विधायक हो, बजाय आपको अपनी सरकार से बात करने के कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को जो रोका गया है उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए, आप जा रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। और आप जबकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो आपको जो बात करनी है उच्च न्यायालय में आप बात करिए। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी।